उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गांव में रहते थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। गांव में उनका दबदबा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी पास के गांव के शेखरलाल से, जिसकी वजह से 20 साल पुरानी जमीनी रंजिश, जिसमें एक झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों ने कसम खा ली कि उनकी औलादें कभी एक दूसरे का नाम तक नहीं लेंगी। आज के बाद कभी हमारा परिवार एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेगा और हमारी औलादें एक दूसरे का नाम तक नहीं लेंगी। अब से चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार हमारा कट्टर दुश्मन है। उस दिन के बाद दोनों परिवारों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। ऐसे ही समय बीतता गया और इस बात को 10 साल और बीत गए। और फिर एक रोज शेखर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसकी पत्नी कपिला ने जैसे तैसे खुद को संभाला। ऐसे ही समय बीता। कपिला के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा गौरव, फिर छोटा बेटा कवि और सबसे छोटी प्रीति। कुछ समय बाद गौरव आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया और चौधरी वीरेंद्र सिंह की बेटी भी वहीं रहकर पढ़ाई करने लगी। कुछ समय बाद दोनों एक ही कंपनी में थे, जहां साथ में रहते हुए दोनों दुश्मन के बच्चों के बीच में गहरी दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। इधर गांव में कपिला घर के कामकाज निपटाते हुए, इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रह गई। अब तो गौरव बेटे की भी नौकरी लग गई है। इस बार गांव लौटेगा तो उसे शादी करने के लिए बोल दूंगी। बहू घर में आएगी तो कम से कम कुछ तो आराम मिलेगा इन हड्डियों को। फिर एक रोज गौरव जब वापस गांव आया तो गौरव ने गीता के बारे में सब बता दिया। दुश्मन की बेटी का नाम सुनकर कपिला बुरी तरह टूट गई और गौरव पर खूब गुस्सा करने लगी। कर भी मत लेना मेरे जीते जी, इस घर में वो लड़की बहू बनकर कभी नहीं आएगी, समझा तू? ये पहली बार था जब कपिला ने गौरव को इतनी बुरी तरह से डांटा था। उस दिन के बाद से कई चीजें बदल गईं। अब कपिला गौरव से कम ही बात करती थी। और फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। कपिला ने दरवाजा खोला तो सामने गौरव और गीता शादी के जोड़े में खड़े थे। माँ, गीता के पिताजी नहीं रहे। अब उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं जानता हूँ कि ना तो आप गीता को अपनाएंगी और ना ही मुझे, इसलिए मैं अपनी नई दुनिया शुरू करने जा रहा हूँ। हम बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। गीता और गौरव हाथ जोड़े कपिला के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। कपिला की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने एक शब्द नहीं बोला और उन दोनों के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। मैं जानता हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब माँ मेरी पसंद पर गर्व करेंगी। गीता और गौरव वहाँ से चले। दरवाजे के पास खड़ी कपिला उनकी बातें सुनती रही और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब गौरव एक नए शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था। उसके पास बड़ा सा बंगला था, कार थी, सब कुछ था। हाँ जी मैडम, शादी की सालगिरह मुबारक हो। माय डियर हस्बैंड, तुम्हें भी एनिवर्सरी मुबारक हो। बताओ क्या खाओगे आज? एक काम करते हैं, शाम को कहीं बाहर डिनर पर चलेंगे। अभी बढ़िया सा हलवा बनाते हैं और उसको खाते हैं। किरण, ओ किरण, क्या है? आपको चैन नहीं है क्या? हर 5 मिनट में मेरा ही नाम जपती रहती हो। अरे इतना जप अगर भगवान के नाम का करोगी तो स्वर्ग मिलेगा। बहू गुस्सा मत कर, थोड़ा सा हलवा बना ले, बहुत मन कर रहा है खाने का। मेरे पास दुनिया भर के काम है, ठीक है ना? एक तो आपकी बेटी किसी काम की नहीं है, सारा दिन तुम दोनों की सेवा में ही निकल जाता है मेरा। तो अपनी फरमाइशें जरा बंद करो, समझी? किरण मुंह घुमाकर वहां से चली गई और कपिला उसकी बदतमीजी देखकर हैरान थी। गौरव के घर छोड़कर जाने के कुछ ही महीनों बाद कपिला ने कवि की शादी करा दी थी। उसने किरण को खुद पसंद किया था, लेकिन शादी के बाद किरण के तेवर देखकर अब कपिला के पास सिवाय पछतावे के कुछ और नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद कपिला को किरण के चीखने की आवाज आई। हाय, एक तो न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। और अगर तेरे से कुछ होता नहीं तो आराम से बैठकर ठूसना। कितना महंगा गिलास फोड़ दिया। अपने घर से लेकर आई थी मैं दहेज में। चल अब हट यहाँ से, लूली कहीं की। भाभी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। मत आया करो देवी जी, हमें आदेश दिया करो, हम पहुंचा देंगे आपके बिस्तर तक। अरे तेरे इस दिव्यांग कोटे का सबसे बड़ा दुख तो मैंने ही झेला है। मेरा पति बेचारा कमा कमा कर मरा जा रहा है और ये यहाँ बर्तन तोड़ रही हैं। इसी तरह अगले दिन, भाभी एक रोटी और मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हलवाई बैठे हैं ना यहाँ जो तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे। ये कैसी बात है किरण, वो बेचारी बस एक रोटी ही तो मांग रही है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं बना देती उसके लिए रोटी? क्या यहाँ सबका पेट भरने का जिम्मा मेरा और मेरे पति का ही है क्या? तू कब तक ऐसे बैठा रहेगा, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? अरे एक रोटी कम है तो क्या हो गया? अब किरण बेचारी फिर से रोटी बनाए क्या तुम लोगों के लिए? माँ, तुम भी ना अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो। कायदे से घर का काम तुम्हें भी करना चाहिए। जैसे कवि ने ये बात कही तभी दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आई। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां गीता और गौरव मिठाई का डिब्बा लिए खड़े थे जो अब जमीन पर पड़ी हुई थी।
सारी बातें सुनने के बाद उनका मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, इतना सब कुछ हो रहा है आपके साथ और आपने एक बार मुझे नहीं बताया। अरे मैं तो मिठाई लेकर आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपके अपने ही घर में आपके और मेरी बहन के लिए इतनी कड़वाहट है। ये क्या बोल रहे भैया? एक शब्द नहीं बोलेगा तो, समझा? गौरव ने अगले ही पल उन्हें साथ में कार में बिठा लिया। फिर घर पहुंचकर, गीता, माँ और प्रीति का कमरा रेडी कर दो। जी बस अभी करती हूँ। ना, जाओ जाकर नहा लो, मन हल्का हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कपिला और प्रीति नहाकर आ गए और फिर खाने की मेज पर। प्रीति, ये लो हलवा, तुम्हें पसंद है ना? और माँ जी, ये आपकी तुरई की सब्जी, आपको अच्छी लगती है ना? सुबह जब वो और प्रीति उठी तो देखा गीता उनके सामने एक ट्रे लेकर खड़ी थी। माँ जी, चाय में शक्कर कितनी डालूं? गीता की बात सुनकर कपिला उस दिन को याद करने लगी जब उसने अपनी बड़ी बहू को पानी तक नहीं पूछा था और उसे दरवाजे से ही लौटा दिया था। तभी गीता ने कहा, माँ जी, आप आराम से चाय पीकर और तैयार होकर नीचे आ जाना, और प्रीति तुम शाम को तैयार रहना। पर भाभी, किस लिए? तुम्हारे भैया ने खूब सारे पैसे दिए हैं, कह रहे थे कि प्रीति को ब्यूटी पार्लर ले जाओ और जरा सुंदर सी बना कर लाओ, तो आज हम दोनों मौज मारेंगे। मैं गलत थी, मेरा गौरव सही था, मुझे माफ कर दे बहू। दरवाजे पर खड़े हुए गौरव की आंखों में खुशी के आंसू थे और अपने रिश्ते निभाने वाली पत्नी पर वो गर्व कर रहा था। शहर के कोने में बसा आदर्श मोहल्ला अपने नाम की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ हर गली के नुक्कड़ पर ऐसे बुजुर्ग और जवान मिल जाते थे जिनकी नजरें हमेशा कुछ नया और दिलचस्प ढूंढती रहती थी। इसीलिए इस मोहल्ले को ठरकी मोहल्ला नाम देना कोई गलत बात नहीं थी। इसी मोहल्ले में रहने वाली सरला जी के बेटे नवीन की हाल ही में जिस लड़की से शादी हुई थी वो बहुत मॉडर्न थी। नाम था श्रेया। नवीन और श्रेया की शादी दूसरे शहर में हुई थी जहाँ श्रेया का मायका था। शादी के बाद जब श्रेया घर की बालकनी में खड़े होकर अपने मोबाइल पर गाने लगाकर और हेडफोन लगा एक्सरसाइज कर रही थी, सरला जी ने जब ये नजारा देखा तो श्रेया को टोक दिया। श्रेया बहू, वो मैं कह रही थी तुम इस तरह से बालकनी में एक्सरसाइज वगैरह मत किया करो। ये मोहल्ला तुम नहीं जानती हो, ठरकी लोगों का है। दूसरों के घरों में झांकना, उनकी बहू बेटियों को ताड़ना यहाँ के ठरकी लोगों की आदत है। तुमने देखा होगा यहाँ पर बालकनी में कोई भी लेडी खड़ी नहीं होती, सब घर के अंदर ही रहती हैं। पर मैं अंदर नहीं रह सकती ना मम्मी जी, मुझे कॉलोनी और सोसाइटी में रहने की आदत है। मैं हमेशा से ऐसे ही एक्सरसाइज करती हूँ। प्लीज, मैं किसी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। आप मुझे आज के बाद टोकना मत। जिसको मुझे देखना है देखता रहे। मैं वैसी ही रहूंगी जैसे हमेशा से रहती आई हूँ। सॉरी। और फिर श्रेया बालकनी से कमरे में चली गई। नवीन अब तक नहा धोकर रेडी हो चुका था। नवीन, अपनी मम्मी को समझा दो कि मैं इस तरह से बंद कर नहीं रह सकती। मैं मॉडर्न हूँ, आज की लड़की हूँ। अगर मैं बालकनी में खड़े होकर एक्सरसाइज कर भी रही हूँ तो उसमें गलती क्या है? बेफालतू का मुझे सुना दिया। अरे वो हमारा मोहल्ला ही ऐसा है, इस वजह से मम्मी ने बोला होगा। अच्छा तुम अपना मूड मत खराब करो, रेडी हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी अब 2-3 दिन बाद मेरा ऑफिस खुल जाएगा, फिर बोलोगी कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया। वही तो, हनीमून पर 1 हफ्ते के लिए गए थे तो मन ठीक था, पर ये सब बातें कहकर मम्मी जी ने मेरा मूड खराब कर दिया। मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे भी थोड़ी देर के लिए घूमने जाना है। घर पर बहुत घुटन हो रही है। श्रेया अभी कपड़े चेंज करने जा ही रही थी कि तभी सरला जी कमरे में आ जाती हैं। उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। बहू, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? सॉरी, मैंने तुम्हें ज्यादा ही बोल दिया। मम्मी जी, आप सॉरी क्यों कह रहे हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने भी तो आपको पलटकर उल्टा जवाब दिया। आई एम सॉरी। आप मेरे लिए कितना सोचते हो, पर आप मुझे प्रॉमिस करो, अब इन मोहल्ले वालों की वजह से हम दोनों कोई बहस नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी। प्रॉमिस। अब हम दोनों सास बहू कभी नहीं लड़ेंगे, जिसको जो कहना है कहता रहे, मेरी बहू लाखों में एक है। अब श्रेया की सास ने उसे कुछ भी कहना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जमाना बदल रहा है और आजकल की बहुएं इस तरह से घर में कैद होकर नहीं रह सकती। श्रेया नेचर की बहुत अच्छी थी, सरला जी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए सरला जी ने अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आने दी। पर ठरकी मोहल्ले के कुछ आदमियों की आदतें कहाँ सुधरने वाली थी। वो तो बस इसी फिराक में रहते थे कि कब श्रेया घर के दरवाजे से बाहर निकले और कब वो उसे घूर घूर कर देखे और गंदे गंदे कमेंट्स करे। ऐसे ही एक शाम जब श्रेया मार्केट के लिए निकली तो पान की दुकान पर खड़े ठरकी लड़के कमेंट करने लगे, अकेले न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, हमें भी साथ ले जाया करो। हाँ अरे भाई, मार्केट में आजकल ब्लू जीन्स बड़ी चल रही है, मैं भी सोच रहा हूँ ब्लू जीन्स ले लूं, मैचिंग मैचिंग। हाँ श्रेया लड़कों को कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप मार्केट चली गई। अक्सर ऐसे ही घटिया कमेंट्स उसे सुनने को मिलते थे, पर वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। पर नवीन सब कुछ समझ रहा था।
मम्मी, वो जो मॉडल कॉलोनी में नई सोसाइटी बन रही है, मैं सोच रहा हूँ वहीं एक फ्लैट ले लेते हैं। यहाँ रहना अब ठीक नहीं, पता नहीं अब मन नहीं करता, यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया है। सोसाइटी में? ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्रेया ने देखा सोसाइटी का नाम सुनकर उसकी सास थोड़ी उदास हो गई। श्रेया जानती थी कि उसकी सास सरला जी को इस घर से बहुत प्यार है, और हो भी क्यों ना, जिस घर में सालों बिता दिए उस घर को छोड़ने का किसका मन करता है। मोहल्ले में रहने की आदत होती है, इसलिए कुछ लोग सोसाइटी में रहने से घबराते हैं, जैसे सरला जी को थी। उन्हें सोसाइटी में रहना पसंद नहीं था, उन्हें तो अपना ये छोटा सा मोहल्ला बहुत पसंद था, क्योंकि इसी घर में तो उनकी शादी हुई थी, यहीं उनकी डोली आई थी, और उम्र के आखिरी पड़ाव पर इस घर को छोड़ना उनके लिए बहुत दुखदायी था। कमी घर में नहीं थी, कमी मोहल्ले में थी, वहाँ के लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। श्रेया ने नवीन को समझाया कि वो मोहल्ले में ही रहना चाहती है, इसलिए वो सोसाइटी में रहने की बात अभी मन से निकाल दे। नवीन कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। रात के 3 बजे सामने के घर में रहने वाले मिश्रा जी की बहू के रोने की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए और बातें करने लगे। श्रेया और उसकी सास भी आवाज सुनकर बालकनी में आ गए। अरे क्या हुआ भाई, ये मिश्रा जी के घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? मोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोश है, कोई हरकत नहीं कर रहा। अब अनिल अंकल तो है नहीं, वो तो बाहर रहते हैं। 2-3 दिन से बीमार था यार अपना दोस्त, लगता है तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, अस्पताल ले जाने वाले हैं। अरे राहुल बेटा, कहीं कोई ऑटो या कैब मिले तो बुला ला, तेरे दोस्त मोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अंकल जी, इतनी रात में ऑटो नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं किसी के पास कार हो तो आप जल्दी अस्पताल जा सकते हो। मेहता अंकल, आप अपनी कार दे दो इनको। पर चलाएगा कौन? हम में से तो किसी को भी कार चलाना नहीं आती। कार सुनील ले गया है, बहू की रिश्तेदारी में शादी है, और मैं भी अब कार नहीं चला पाता। रात के अंधेरे में मुझे तो दिखाई ही नहीं देता। जल्दबाजी में कहीं कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। श्रेया को याद आया कि नवीन तो कार ले ही नहीं गया। श्रेया ने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी सास से बोली, मम्मी जी आप कुंडी लगा लो, मैं मोहित को अस्पताल ले जा रही हूँ। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। नवीन की कार घर के नीचे ही खड़ी रहती थी। श्रेया ने बिना देर किए मिश्रा जी को उनके पोते मोहित के साथ कार में बैठने को कहा। ये वही मोहित था जो रोजाना श्रेया पर गंदे कमेंट्स करता था। कुछ ही देर बाद मिश्रा जी और उनके परिवार के लोग श्रेया की कार में मोहित को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। समय पर मोहित का इलाज हो जाता है और मोहित ठीक हो जाता है। आदर्श मोहल्ले के सब लोग श्रेया की बहुत तारीफ करते हैं, और इस तारीफ में मोहल्ले के ठरकी लोग भी शामिल थे। जो ठरकी मोहल्ले वाले कल तक श्रेया के लिए बुरे कमेंट करते थे, आज वही ठरकी लोग उसका पूरा सम्मान कर रहे थे। मोहित और बाकी सभी लड़के भी श्रेया को सॉरी बोलते हैं। सब जानते थे अगर श्रेया न होती तो मोहित की जान बचाना मुश्किल था। आदर्श मोहल्ले ने अपने नाम के आगे से ठरकी मोहल्ले का टैग हटा दिया। अब सब लोगों के व्यवहार में भी सुधार हुआ और ठरकी मोहल्ला फिर से आदर्श मोहल्ला बन गया।